हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। जैसे आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम कुछ ऐसे टिप्स की बात करने वाले हैं कि अगर आप भी उनको फॉलो करते हैं तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं और आप भी ला सकते हैं 95% से ऊपर। अब आप जिस इंसान को ये बोलते हुए सुन रहे हैं वो भी एक टॉपर है, मतलब मैंने भी अपने स्कूल में, पूरे स्कूल में मैंने क्लास 12th में टॉप किया। अब मैंने कल ही सोचा कि जिन टिप्स को, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है नवंबर का, उस टाइम में बच्चे यही सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे हम टाइम को मैनेज करें। और बिकॉज एक पेंडेमिक की वजह से ये चीज़ें मैनेज हो भी नहीं पा रही हैं, तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जिनका आपको ध्यान रखना है और फिर आप खुद को भी नहीं रोक पाओगे कि आप 95% से ऊपर लेकर आओ, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ही आप लाओगे और इससे ज़्यादा नहीं लाओगे तो इतना तो ले ही आ जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है इन टिप्स का, वीडियो पूरा देखना विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहूँगी। विदाउट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन इज़ एमलेस एंड विदाउट एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी इज़ यूजलेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है और आप एग्जीक्यूट कर रहे हो कोई प्लान, तो वो एमलेस है, उसका कोई एम नहीं नज़र आ रहा। बट और यहीं पर अगर हम बात करें कि आपके पास स्ट्रैटेजी है और आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो उस स्ट्रैटेजी का होना भी यूजलेस ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टिप्स की जिसके आपको ध्यान रखना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको अपनी एनसीईआरटी को ना एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, एकदम अच्छे तरीके से, मतलब आपको स्कैनिंग करनी है उसकी। अभी तक जैसे नवंबर आ गया, तो अभी तक अगर आप एक सीरियस बच्चे हो, सीरियस स्टूडेंट हो, तो आपने आई थिंक 2-3 बार तो बुक को पढ़ ही लिया होगा, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करनी है उसकी एक और बार ज़बरदस्त रीडिंग, और उसके बाद आपको, मतलब उस किताब को पूरा अच्छे तरीके से खा लेना है। एनसीईआरटी ही क्लास 12th क्लास 10th के जो बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बाइबल होती है, तो आपको उसको पढ़ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी बात की, कि देखो बच्चे क्या करते हैं, एक दिन प्लान बनाएंगे, एक दिन जम के पढ़ेंगे, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन कुछ नहीं, और अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप लोगों की कंसिस्टेंसी जो है वो वैसे ही टूट जाएगी। तो आपको उन फेस्टिवल्स के बीच में भी ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स हर सब्जेक्ट के लिए निकालो। आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट है तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ो। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन एक सब्जेक्ट को 4-5 घंटे पढ़ लिया, अगले अगले 10 दिन तक आपने उसको पढ़ा ही नहीं। भले आप उसको 1 घंटा दो, पर आप उसको कंसिस्टेंटली पढ़ो। ये जो रोज़ पढ़ने वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत हेल्प करती है। और आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, वो रोज़ ये ज़रूर बताएंगे कि भले वो 50 घंटे ना पढ़ते हों, बट वो रोज़ पढ़ते थे। तो ये वाली जो बात है ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी बात की। हमारी तीसरी बात कौन सी है? तो गाइस, हमारी तीसरी बात ये है कि आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। देखो, कोई भी पेपर हो, आपको हमेशा, जैसे कि आप यूपीएससी जैसे कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसके लिए भी लोग नोट्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइम पीरियड हमें एक-एक एग्ज़ाम के बीच में मिलता है वो इतना नहीं होता कि आप अपनी पूरी एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ लो, उसको याद कर लो, ठीक है। तो आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस भी चैप्टर से निकल कर आ रहे हैं, तो आप उसको लिख लो किसी जगह पर। A4 साइज़ के जो शीट्स होते हैं, ब्लैंक शीट्स, उसको आप रख लो और उस पे पिन लगा के चैप्टर वाइज़ उसको अगर आप करोगे और उसका बना लोगे फ़ोल्डर, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, तो इसलिए मैं आपको अपनी वाली बात बता रही हूँ। ये है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब चौथी जो हमारी बात है वो है कि आपको करनी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होगा? देखो, जब हम किसी युद्ध में जाते हैं ना, तो हम युद्ध की भी प्रैक्टिस करते हैं पहले से, है ना। हम प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या करते हैं, इसका क्या मतलब है, ताकि हमें युद्ध के बारे में एक अंदाज़ा लग जाए कि कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन वहाँ पर होने वाला है। तो इसीलिए आपको करनी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उसके लिए चाहिए आपको क्वेश्चन, और आप वो क्वेश्चंस कहाँ से लाओगे? वो क्वेश्चन आप यूट्यूब से ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, तो आप मेरे चैनल से भी ले सकते हो। मैंने कुछ फ्री पीडीएफ्स डाल दिए हैं, बाकी मैं आगे डालती रहूँगी, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और बाकी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी क्लास से, आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहाँ से उनको ले सकते हो। और देखो, हमारी जो 5th टिप है आपको जो फॉलो करनी है वो ये है कि आपको एक सैम्पल पेपर ले लेना है। आई नो, मैंने आपको भी बताया कि जो एनसीईआरटी है वो बाइबल है, बट क्या होता है कई बार हमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है ये नहीं पता चल पाता है। तो वो आपको एक सैम्पल पेपर ले लो, बस एक ही, कोई सा भी जो आपको अच्छा सा लगे वो आप सैम्पल पेपर ले लो, ताकि आपको उसमें से क्वेश्चन भी मिल जाए, आपको आंसर भी मिल जाए, और
आपको जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी कई बार हेल्प मिल जाती है। तो आप कोई सा भी अच्छा सा सैम्पल पेपर जो भी आपको सही लगे या फिर अपने टीचर से पूछ कर कि जो ज़्यादा बेटर हो वो एक ले लो, एक अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि आपने 4 ले लिया कि आपका फ्रेंड उससे पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, नहीं। एक ले लो, सोच के अच्छे से और उससे ढंग से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, आंसर्स को प्रॉपर्ली लिखो, अपने को टाइम लिमिट देकर कि यहाँ पर लिखो। उससे क्या रहता है कि आपको पता चल जाता है कि मैं कितने टाइम में कौन सा आंसर लिख पा रहा हूँ। ओके, अब जो हमारा जो छठा पॉइंट है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे ये क्या बता रहे हैं, बट हाँ यही बात है, आप सुन रहे हैं तो आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है। जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपको मान लो जैसे कि आजकल तो चल रहा है पेंडेमिक, तो आप लोग अपने स्कूल तो जा नहीं रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स भी आपको बोलते होंगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जहाँ पर भी आप बात करते हो कि मुझे यार ये वाला क्वेश्चन बता दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन आता है फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो। अगर आप हेल्प कर सकते हो, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप उस बंदे की हेल्प कर सकते हो, गो अहेड, उसकी हेल्प करो। और कई बार और हेल्प मांगो भी, एक दूसरे से हेल्प मांगो, डिस्कशन करो किसी भी क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो कॉल कर लो, डिस्कस कर लो। ये सारी चीज़ें हम अभी भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है तो हम अपने फ्रेंड्स के संग डिस्कस करते हैं या फिर उनसे पूछते हैं, उनको बताते हैं ना, तो चीज़ें जो होती हैं वो हमको और भी अच्छे तरीके से समझ में आने लगती हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा छठा पॉइंट। अब जो हमारा सातवां पॉइंट है वो है कि आपको बनाना है टाइम टेबल। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो भी इस पर बना दूँगी कि आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करें। आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होगा, आई नो, क्योंकि बहुत दिक्कत चल रही है इस टाइम में। सारा कुछ मतलब घर में शोर हर टाइम रहता है, मतलब हर किसी घर में सब कोई भाई बहन मम्मी पापा सब होते हैं, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो उस बीच में आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये सब अगर आप चाहते हैं तो इसके पर हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप खुद से कर सकते हैं तो एक सॉलिड सा टाइम टेबल, और ऐसा नहीं करना है कि आपने रख लिए दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ जी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो सकता है ये। आप रिलायबल, मतलब जो ऐसा सच्ची जो लगे, भाई ऐसा 18 घंटे कौन पढ़ता है, वो भी 12th के बोर्ड्स के लिए। उसमें क्या होता है, उतनी इफिशियंसी नहीं आती। आप भले ही 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लो, वो बहुत है। और इसके लिए अगर आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा कि एक दिन आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ रहा है और नींद भी जा रही है, खाना भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक सॉलिड सा टाइम टेबल बनाना है अपने अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं अपने दोस्त का टाइम टेबल चुरा लिया कि वो तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता है तो मैं भी 5 बजे उठ के पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, भले आपसे उठाना जा रहा हो। तो ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं। और रात में जैसे बच्चे सोचते हैं हम 2-2 बजे पढ़ें, अगर आपकी बॉडी वो कहती है, आपकी बॉडी अगर उसके लिए कहती है कि हाँ भाई पढ़ सकता है, तू पढ़ सकती है, तो भाई तुम पढ़ लो। और अगर नहीं हो सकता है ऐसा तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, तो अब जो हमारी जो आठवीं बात है वो ये है गाइस कि देखो फोकस की तो बहुत कमी हो रही है। जैसे कि अगर मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो या फिर 1 मिनट पर ही चलेगा, बट आज अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया और जो टिकटॉक या फिर जो छोटी छोटी जो वीडियो क्लिप्स हैं, उसके वजह से क्या होता है कि हमको हर 15-20 सेकेंड में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ देखने को मिलती है। तो उससे हो गया हमारा ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब जो हमारा रिटेंशन है ना, कि हम कितना किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, तो वो बहुत ही हो गया है कम। तो इसका मतलब फोकस कम हो गया। तो आपको उस फोकस को बढ़ाने के लिए, बिकॉज आपको चाहिए 95% या फिर उससे ज़्यादा। और गाइज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपके 95 नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। बट असली बात यह है कि अगर आपके 95% आ जाते हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अच्छे कॉलेज में आपको अच्छे अच्छे बच्चे मिल जाएंगे जहाँ से आपका एक अच्छा एटमॉस्फेयर में आप रह पाओगे, तो वो आपको ग्रो करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। सिर्फ बात इतनी ही है। ओके, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्यों ज़्यादा परसेंटेज लाना ज़रूरी है, बट नहीं है, अगर आपको नहीं लाना तो मत लाओ। बट मेन जो बात थी यहाँ पर बताने के लिए वो थी आपको करनी है मेडिटेशन। सुबह सुबह अगर आप उठ सको जल्दी, या फिर शाम में भी कोई ऐसा टाइम जहाँ पर आप 5 मिनट, मैं नहीं बोल रही कि 1 घंटे बैठ के समाधि लगा लो, नहीं, 5 मिनट आप शांति से बिता सको ना कहीं पर, तो वो बिताओ, क्योंकि उससे हमारा बढ़ता है फोकस। और फोकस बढ़ाना आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और हार्ड भी है, क्योंकि फोकस नहीं हो रहा है इंसान में। ठीक है, बढ़ ही नहीं रहा फोकस, उसका चलते जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया देख रहे हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, आपको सब कुछ पता है, गेम्स की वजह से भी बहुत सारा होता है। ठीक है, तो आपको करनी है मेडिटेशन।
अब जो हमारी 9th टिप है वो यही है कि आपको कम से कम सोशल मीडिया को यूज़ करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपको 95% या उससे ज़्यादा परसेंटेज चाहिए अपने क्लास 12th बोर्ड में या फिर क्लास 10th में, तो आप 3-3 घंटे बैठ के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाओ, ठीक है? आपको ये सब नहीं करना है। आप चलाओ, मैं आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी मत चलाओ, चला लो 15-20 मिनट, 25 मिनट चला लो, ठीक है? जब आप बहुत ही परेशान हो रहे हो, बोर हो रही हो एकदम, तो चला लो। बट ऐसा नहीं करना है कि आप 3-3 घंटे बैठे पड़े हो, आपको दिख ही नहीं रहा है कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद कुछ बच्चे जो सोशल मीडिया पर नहीं ज़्यादा टाइम बताते हैं, वो ज़्यादा पूरे दिन गेम्स खेलते हैं। गाइज़ देखो, गेम्स खेलो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है गेम्स खेलने के लिए, बट एक बार अभी 2-3 महीने ना अच्छे से मेहनत कर लो। उससे क्या होगा, एक अच्छा स्कोर ले लोगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आई नो कि आप फिर कॉलेज में जाओगे तो बोलोगे कि अच्छा पढ़ लो, फिर अच्छे से करियर बन जाएगा, है ना? बट हम लाइफ में गेम खेलने तो नहीं आए ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गेम मत खेलो, खेलो, टाइम निकाल के सब चीज़ें करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप पूरा टाइम गेम में लगा रहे हो। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो आपका रिटेंशन बहुत कम होता है और आपका टाइम जो बर्बाद हो रहा है ना गाइज़, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला कोई भी बच्चा ये बोले कि काश हमने पढ़ लिया होता, ठीक है? तो पढ़ लो गाइज़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको पढ़ के कुछ मिलने वाला है, बिना पढ़े कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे कि नहीं, बिना पढ़े भी तो चीज़ें हैं, पर बिना सीखे चीज़ें नहीं है ना। कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कुछ नहीं सीखा और वो सक्सेसफुल बन गया। तो आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एंड आप आज के लिए इतना ही। अगर आप कहेंगे वीडियो को कमेंट में, अगर आप लिखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो बना दें, तो मैं उस पर भी बना दूँगी। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।